राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में दिए जाएंगे आगंतुक पुरस्कार। राज्य के सभी 4,345 पंचायत सचिवालयों का 50 करोड़ रुपए से होगा आधुनिकीकरण। प्रज्ञा केंद्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट समेत सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी उपलब्ध। सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोले बाबा का भक्त कर रहे हैं जलार्पण। और देवघर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका में भी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्य पुलिस गिरफ्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे नवाचार, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में आगंतुक पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। सम्मेलन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। ये उद्घाटन भाषण के साथ शुरू होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं। राष्ट्रपति नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में आगंतुक पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। सम्मेलन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित करने वाले हैं। कल सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। 5 अलग अलग समूह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राप्ति में योगदान जैसे विषयों पर विचार मंथन करने वाले हैं। समापन सत्र में विचार विमर्श के नतीजे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। समापन सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। राज्य के सभी 4,345 पंचायत सचिवालयों के आधुनिकीकरण पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचायत सचिवालयों में प्रज्ञा केंद्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट और बिजली, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सहूलियत हो सके। इधर गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत कल लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। चतरा के सांसद सुनील सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 100 करोड़ आबादी को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम जनता तक जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि हमने ये योजनाएं शुरू की। और लाभार्थी की अगर हम चर्चा करेंगे तो पूरा का पूरा 140 करोड़ देश की जनता लाभार्थी है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जहां एक तरफ जनसामान्य के लिए बेहतर जिंदगी जीने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, वहीं यह सपनों को साकार करने का एक माध्यम भी बन गई हैं। बोकारो की एक मां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बूते अपने दिवंगत बेटे के सपने को साकार करती दिख रही हैं। बोकारो स्टील सिटी की 50 वर्षीय राजलक्ष्मी अरुण ने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए चास प्रखंड के कांड्रा गांव में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ उठाकर मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास निर्माण का मड मैजिक नाम से एक उद्योग स्थापित किया है। दरअसल राजलक्ष्मी अरुण का बेटा दूसरों की नौकरी करने की बजाय रोजगार देने की योजना पर काम कर रहा था। इसी दौरान पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में जवान बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार हताश और निराश हो गया। इस विषम परिस्थिति में पति अरुण सिंह ने हौसला अफजाई की और उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का सहारा मिला।
जिससे वे अपने दिवंगत बेटे के सपनों को साकार करने में लगी हैं। हमारे ज्येष्ठ पुत्र का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन होने के कारण हम सब काफी टूट गए। हमारी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सारे स्वास्थ्य बिखर गए। राजलक्ष्मी अरुण की फैक्ट्री में काम कर 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। राजलक्ष्मी अरुण को भी अब ऐसा लगता है कि जैसे उनका परिवार फिर से बड़ा हो गया है। आपस में जोड़े रखने के लिए इस व्यवसाय की ओर रुख किया। इस व्यवसाय से हम अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो परिवार प्रकृति ने छोटा कर दिया था, आज काफी बड़ा हो गया है। लगभग 2 दर्जन परिवार हमारे इस व्यवसाय से जुड़कर सुखी और संपन्न है। उनकी फैक्ट्री में कार्यरत दिनेश कुमार बावरी ने बताया कि पहले वो दिहाड़ी पर काम करते थे। काम नहीं मिलने पर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कत होती थी। अब उन्हें अस्थायी काम मिल गया है। उमाचरण गोप और मनोज गोप भी यहाँ काम कर काफी खुश और संतुष्ट हैं। मजदूर करता था तो रोज हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। परिस्थिति बहुत खराब हो जाता था। तो हमारे सर जो हैं और मैडम जी हैं, वो दोनों मिलकर जो फैक्ट्री खोले हैं, हम लोग को बराबर परमानेंट काम मिलते हैं। किसी तरह कोई दुर्घटना हो, चाहे किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बीच में कोई पैसा का जरूरत पड़े, तो सर हमेशा, मैडम हमेशा मदद करती है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर मजदूर का काम करते थे, तो कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। यहाँ जब से आए हैं तो बराबर काम मिलता है। काम अच्छा चल रहा है अभी। अब पढ़ाई लिखाई करके भी हम बेकार भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन यहाँ आ गए तो कंपनी में हमको काम मिला और कंपनी में बहुत अच्छा हमको ट्रेनिंग भी मिला, बहुत अच्छा से सहयोगिता भी मिला है। किसी तरह का हमको सुविधा नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सीखने का मौका मिला है। पैसा पानी से लेकर सब। यहाँ काम करने वाली अनु देवी और सोमू देवी इस बात से खुश हैं कि उन्हें अपने गांव के पास ही अच्छा काम मिल गया है। काम शुरुआत हुआ है 12 तारीख को, 1 महीना हो गया है। इसी काम में हम लोग पोछा लगाते हैं और मिट्टी। मेरा नाम है सोमू देवी, बगल में मेरा काम मिल गया है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं। बढ़िया काम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने राजलक्ष्मी अरुण जैसी कई महिलाओं को सबल प्रदान कर उन्हें जीने का नया मकसद दिया है। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक कर्नाटक के हम्पी में हो रही है। बैठक में भाग लेने आए प्रतिनिधियों को हम्पी के ऐतिहासिक स्थलों और हस्तशिल्प केंद्रों पर भी ले जाया जाएगा। 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत ने संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं। हम्पी की बैठक में चर्चा के दौरान प्रतिभागी देश और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के लिए संस्कृति से जुड़ी विशेषज्ञता और श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करेंगे। इधर G20 के तहत गुजरात के केवड़िया में आज से व्यापार और निवेश पर कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी, जिसमें G20 के सदस्य देशों के 75 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्य उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और MSME के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी।
संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव, टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे आगामी अगस्त माह में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक और विधायक सरयू राय ने कहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर आम राय बनाई जाएगी। जमशेदपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे इस पर राय मशवरा के बाद फैसला लेंगे कि लोकसभा चुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी देगी या किसी का समर्थन करेगी। देश में जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग क्या करें, हमारी भूमिका क्या हो, इसके लिए इसी महीने में जुलाई में तीसरे सप्ताह में एक बैठक हम चुने हुए लोगों का राज्य भर से बुलाएंगे। जितने लोग हमारे संपर्क में जिलों में हैं और जो रुचि रखते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को परखते हैं, वैसे चुने हुए 100 से 150 के बीच लोगों को बुलाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। हम लोगों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए, मैं अपने विचार भी रखूंगा और हमारे विचारों में कुछ संशोधन होगा तो संशोधन को भी हम लोग स्वीकार करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुड़ी में कालिंदी दर्पण पत्रिका का जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने विमोचन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पत्रिका समाज का दर्पण होती है। इस दौरान समाज की उन्नति में सराहनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज हमारे 2000 में केंद्रीय कालिंदी समिति बनाए थे स्वर्गीय करुणाकर कालिंदी, जो कोरोना जैसे महामारी रोग के बीच में उनका देहांत हो गया, और उनके साथ अमूल्य कालिंदी जी, इन लोगों का दोनों का ही बहुत योगदान है कि केंद्रीय कालिंदी समाज को किस तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इन लोगों का ही योगदान है जो हमेशा हमसे मिलते भी थे कि कालिंदी दर्पण जो किताब का आज विमोचन हुआ है, इस किताब को बनाने में इन दोनों का बहुत योगदान रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील में मुनगा आहार के रूप में दिया जाएगा। मुनगा में पोषक तत्वों की प्रचुरता को देखते हुए मिड डे मील मेन्यू में इसे शामिल किया गया है। वहीं विद्यालयों में मुनगा के पौधे भी लगाए जाएंगे। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। इधर सावन महीने की आज पहली सोमवारी है। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। भोले भंडारी का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उधर काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है।
इधर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर और दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में भी सावन की पहली सोमवारी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा मंदिर में अहले सुबह से ही अपार भीड़ जुटी है। सुबह 3:55 से जलार्पण शुरू हुआ। भीड़ को देखते हुए देर रात से ही जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हैं। लगातार वरीय अधिकारी विधि और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। भीड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो हम लोगों रात में गए थे, रात में सभी ड्यूटी रात में है, तो नंदन पहाड़ के आगे तक भीड़ चली गई थी। उस लिहाज से लाख से ऊपर भीड़ तो आएगी। आज पहली सोमवार के दिन कांवरियों के द्वारा सुलभ जलार्पण के लिए और सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी किया हुआ है। विशेषकर स्वास्थ्य के संबंध में और कतारबद्ध तरीके से, सुरक्षित तरीके से और स्वच्छता से वो लोग कांवरिया लोग जो है अपना जलार्पण करें। और बोल बम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण के लिए श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की कतार की लंबाई 10 किलोमीटर को पार कर गई है। भक्तों की कतार नंदन पहाड़ होते हुए कुमैठा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई। सावन महीने और खासकर सोमवारी को बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने की खास महत्ता है। वो सावन का सोमवारी था, इसलिए हर व्यक्ति शिव को जल चढ़ा करके अपने घर में सुख और संपदा के लिए पूजा करता है। सोमवारी का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण भारी संख्या में महिला कांवरियों की भी बाबा धाम में भीड़ जुटी है। उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज बाबा भोलेनाथ का जलार्पण करेंगे। गर्मी और उमस से राहत के लिए प्रशासन की ओर से मिस्ट कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, ताकि जलार्पण के लिए कतारबद्ध श्रद्धालुओं को लगातार शीतलता और ठंडक महसूस होती रहे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। इधर राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों मंदिरों में भी जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरा मंदिर परिसर बोल बम के जयकारे से गुंजायमान है। पहाड़ी मंदिर में जलार्पण के लिए कई जिलों से कांवरिया पहुंचते हैं। इसे लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पहली सोमवारी के मौके पर जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित श्री श्री सोमनाथ शिव मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने 251 भक्तों की कलश यात्रा को भी रवाना किया, जिन्होंने स्वर्णरेखा नदी से जल उठाकर भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण किया। सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की ओर से जमशेदपुर के साक्षी में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें समिति की प्रमुख रानी गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण समेत कई महिलाएं शामिल हुई। मौके पर महिलाओं को सावन उपहार भी दिए गए। झारखंड को प्रकृति ने काफी सुंदर गहनों से सजाया है। इसमें एक मोती झरना जलप्रपात भी है। जलप्रपात के नजदीक स्थित मोतीनाथ धाम शिव मंदिर में भी सावन मास में काफी कांवरिया जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं।
मैं मोतीनाथ धाम का मुख्य पुजारी हूँ। मेरा नाम चंदन पांडे है। मैं यहाँ का ही वासी हूँ और राजा मानसिंह के समय में हमारे वंशजों को दिए थे, तब से मैं इनका सेवक हूँ। हमारे वंशज सेवा करते आ रहे हैं। ये जो मोतीनाथ धाम है, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, एक मस्त खंडर में विराम थे ये बाबा भोलेनाथ। जब से पर्यटक स्थल घोषित हुई झारखंड सरकार की तरफ से, इनको जीर्णोद्धार किया गया, तब से लोग यहाँ अधिक मात्रा में आते हैं, जैसे कि लाखों की संख्या में आते हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड, जहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं। इनमें कोई किंतु परंतु मोती झरना में पूरे कंवरियों का कतार लगा रहता है और कतार लगा रहता है। इसके कारण मोती झरना विकास समिति का एक गठन किया हमारे मस्तराम मीना डीसी साहब ने। उस दिन से ये मोती झरना विकास समिति सबकी सेवा कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सावन में भीड़ होती है सभी कंवरियों का। मौसम में सुधार होते ही बालटाल आधार शिविर से आज से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की अनुमति दे दी। साथ ही चॉपर सेवा भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 3 दिन तक स्थगित रहने के बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविर से कल फिर से श्रद्धालुओं की यात्रा शुरू करने की इजाजत दे दी गई। 1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 93,929 से अधिक तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा में पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। आसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम प्रभारी पार्टी के आधार स्तंभ हैं। जिस प्रकार एक मजबूत इमारत के निर्माण के लिए मजबूत स्तंभ की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संगठन की मजबूती के लिए सभी ग्राम प्रभारियों का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए सभी ग्राम प्रभारी अपने क्षेत्र में जाएं और जनता के सुख दुख में हिस्सेदार बने। कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने सतगावा प्रखंड के राजाबर पंचायत के जैठीडी गांव का भ्रमण किया। इस दौरान गांव में वन रक्षा बंधन महोत्सव मनाया गया, जहां उपायुक्त और वन प्रमंडल पदाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पेड़ों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए नकदी समेत करीब 10 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। चोरी की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सिमडेगा जिले के केरसाई थाना प्रभारी के खिलाफ ठेसू टोली में गोंडवाना समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक में समाज के लोगों ने एक विधवा महिला के साथ मारपीट किए जाने की घटना की घोर निंदा की। दुमका जिले के भुरभुरी पुल के पास 1 सप्ताह पहले वाहन लूट मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड प्रांत कार्यालय में 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रांत कार्यालय में ध्वजारोहण एवं विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर मंत्री रोहित शेखर ने की। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र स्थित बस्ता कोला के चांदमारी कोयला लोडिंग पॉइंट पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस कांड में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने झामुमो कार्यकर्ता मुंशी सोरेन की हत्या के मामले में एक किशोर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किशोर को बालाश्रय भेज दिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोडरमा जिला मुख्यालय स्थित अभिलेखागार में जालसाजी कर 68 एकड़ 29 डिसमिल एवं 95 डिसमिल खतियानी जमीन के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ के मामले में तत्कालीन लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिपिक के खिलाफ तत्कालीन प्रभारी अभिलेखागार रेणु बाला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
खूंटी जिला रग्बी एसोसिएशन ने गेट इन टू रग्बी कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित कर विद्यालय के छात्र छात्राओं को रग्बी खेल का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर में विद्यालय के लगभग 80 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों को खेल नियमों से अवगत कराया गया। देवघर पुलिस ने श्रावणी मेले के दौरान दुकानदारों से रंगदारी मांगने वाले एक गिरोह के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह आपराधिक गिरोह शिवगंगा इलाके में लगने वाले अस्थायी दुकानदारों से हथियार के बल पर पैसे वसूल रहा था। सदस्य जेल से छूट के आए हैं सरगना के सहित, और इनका मुख्य एक कमाई का एक स्रोत ये यूज करते हैं, वो यूज करते हैं श्रावणी मेले में जो फुटपाथ पे लोग दुकान लगाते हैं उनसे रंगदारी वसूलना। अभी पिछले कुछ दिनों में ये आसूचनाएं प्राप्त हुई थी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरह की आई थी कि इस गिरोह के द्वारा दुकानदारों को डरा धमका के उनसे 300 रुपये पर डे के हिसाब से कुछ रंगदारी फिक्स की गई है। देवघर पुलिस इसमें लगातार सक्रिय रही है और एसडीपीओ। उधर दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोरों के पास से कुछ दिन पहले लूटा गया एक 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के गौशाला के समीप झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है। हत्या हुई, क्योंकि एक लाई कटी हुई है और माथा कुचला हुआ है और व्यक्ति की पहचान भी स्थापित नहीं हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि धारा 302/201 के अंतर्गत कांड दर्ज किया जाए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में दिए जाएंगे आगंतुक पुरस्कार। राज्य के सभी 4,345 पंचायत सचिवालयों का 50 करोड़ रुपए से होगा आधुनिकीकरण। प्रज्ञा केंद्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट समेत सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी उपलब्ध। सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोलेनाथ भोले बाबा का भक्त कर रहे हैं जलार्पण। और देवघर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका में भी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्य पुलिस गिरफ्त में।